दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों हम आप बच्चों के लिए यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा सिलेबस जो है वो वीडियो कोर्स के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट करा दिया है और ये बुक जो है रिचर्ड एंड फियोन की, ये वाली बुक हम यूज़ कर रहे हैं जो कि 10th एडिशन है और इसमें हम लेसन नंबर 7 पे आप बच्चों को पहुंच गए हैं। तो अगर आप सारा का सारा कोर्स इस पूरे के पूरे यूपीएससी का एक्सेस करना चाहो तो आप हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके का इंटरफेस जब ओपन होगा तो आप स्टोर पे जाके आप यूपीएससी का कोर्स जो है वो आप सेलेक्ट करके इस पूरे के पूरे वीडियो कोर्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सारा कंटेंट, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज सब कुछ हम आप बच्चों को कवर करा के दे रहे हैं। तो चलिए हम आप आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है द केंजियन सिस्टम, एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड। तो केंज क्या कहते हैं? केंज कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो डिटर्मिनेशन होता है प्राइस का वो होता है, यानी कि नोशन ऑफ सिंपल केंजियन मॉडल इज दैट आउटपुट टू बी इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि केंज के मानना है ये है कि जिस कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के, उस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। यानी कि हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड कैसे डेरिवेट करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कैसे डेरिवेट करेंगे, पहले हमें ये समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केंजियन इकोनॉमिक मॉडल की, जिसमें हम आपको एग्रीगेट सप्लाई का शेप किस तरीके की होगी उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एग्रीगेट सप्लाई की शेप किस तरीके की होती है, वैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस तरीके की जो शेप है वो एग्रीगेट सप्लाई की है, केंज की शेप है। और ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो है ये एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ये वाला जो डायग्राम है एग्रीगेट सप्लाई का, ये मानना है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल वर्टिकल होता है, जबकि केंजियन मॉडल में ये मान के चला जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। तो मैं यहाँ पे आप बच्चों को समझाऊंगा कि आखिरकार एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होने की क्या वजह है, जिसको कि हम डिटेल में आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमी में जिस समय अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, उस केस में जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इस तरीके का होगा। यानी कि केंज का ये मानना था कि इस केस में जब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आपकी जो डिमांड है वो डिसाइड करती है कि कितना आउटपुट करोगे। यानी कि आउटपुट करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से जितना चाहे आप आउटपुट कर सकते हो। यानी कि द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट फर्म आर विलिंग टू सप्लाई एट ईच गिवन प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन प्राइस है, इस गिवन प्राइस पर फर्म जितना मर्जी सप्लाई करने को रेडी है, उसे सप्लाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। द केंजियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज बिकॉज एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पी फर्म इज विलिंग टू सप्लाई वट एवर अमाउंट गुड्स डिमांडेड। यानी कि जितनी भी गुड्स की डिमांड की जाती है इस प्राइस पर फर्म जितनी मर्जी सप्लाई करने को अवेलेबल है, जिसकी वजह से केंज का जो मॉडल है उसमें एग्रीगेट सप्लाई को हम इस तरीके से मान लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि तभी पॉसिबल है जब प्राइस जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो फिक्स है। यानी कि अगर प्राइस फिक्स है तभी एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके की होगी, अदरवाइज अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो इस तरीके की एग्रीगेट सप्लाई नहीं होगी। तब तो हमें ये कहना पड़ेगा कि प्राइस गिरने से सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से सप्लाई घटेगी। लेकिन यहाँ पर हम जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इन द फिक्स प्राइस केंजियन मॉडल। यानी कि जब केंज ने प्राइस को फिक्स माना है, यानी कि प्राइस फिक्स कब होगी, जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से अगर डिमांड राइज करती भी है तो भी आपकी सप्लाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपको सिंपल शब्दों में कहें तो अगर हम उस केस को मान के चले जिसमें प्राइस फिक्स रहता है तब कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, जिसको कि उन्होंने YS कहा हुआ है। YS का मतलब आप ASA में ही मान सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई, या इन्होंने YS का यूज़ किया हुआ है एग्रीगेट सप्लाई को बताने के लिए। तो चलिए ये तो हमने एग्रीगेट सप्लाई को समझा, अब हम समझते हैं एग्रीगेट डिमांड किस तरीके का होगा। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड को डेरिवेट करने के लिए उन्होंने ISLM का यूज़ किया और ISLM हम ऑलरेडी इससे पिछले वाले वीडियो कोर्स मतलब चैप्टर में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें समझाना है बच्चों कि सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखिए एग्रीगेट डिमांड जो है
एग्रीगेट डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड जीडीपी, यानी कि दो चीजों का रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जिस स्थिति में हमारा आईएस और एलएम बराबर बराबर होता है, वहां पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। ओके बच्चों, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आईएस की। तो आईएस का क्या मतलब है बच्चों? आईएस का मतलब है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। हम ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू की जगह सी प्लस एस प्लस टी इक्वल सी प्लस आई प्लस जी। और अगर हम इसको कैंसिल कर दे तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि आई और जी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? एस प्लस टी के। यानी कि इस स्थिति में के माध्यम से हम आई एस को ड्रॉ करते हैं, यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट विच आई एस एंड एल एम इंटरसेक्ट टू गिवन प्राइस लेवल पॉइंट केंजियन एडी शेड्यूल। यानी कि जिस केस में आई एस और एल एम एक दूसरे के बराबर होंगे, आई एस और एल एम एक दूसरे के बराबर होंगी, वहां पर हमारा एक प्राइस डिटरमाइन होगा। बच्चों डायग्राम्स के समझाना आप बच्चों के लिए आसान रहेगा, तो पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं कि हम क्या कहने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आईएस कैसे डेरिवेट होता है। आईएस में दो चीजें मिलकर बनी हुई हैं, एक तो ये है सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, इक्वल टू वाई भी आप कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि एस प्लस टी इक्वल टू जी प्लस आई। आप जो मर्जी कहो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये आईएस की इक्वेशन तो यही है। एलएम की जो इक्वेशन है वो ये वाली बनती है, जिसमें हम लिखते हैं एल के वाई माइनस एच आई इक्वल टू एम अपॉन पी बार। तो ये हमने मनी सप्लाई को कांस्टेंट मान लिया है। ये ऑलरेडी बच्चों हमने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले चैप्टर में, जो कि हमने आपको डॉनबुश की बुक से पढ़ाया है पूरा का पूरा कंसेप्ट। यहां पे हमें समझना है कि इस केस में, जिस केस में मान लीजिए ये हमारा आईएस है, आईएस डाउनवर्ड होता है, सबको पता होना चाहिए, है ना। यहां पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट रेट, और यहां पे लिख देते हैं बच्चों, आप बच्चों के लिए जीडीपी का लेवल। यानी कि ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा वैसे वैसे जीडीपी का लेवल बढ़ेगा। ये ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से हम ऑलरेडी आईएस के उसमें समझ चुके हैं। इसी तरीके से एलएम कर्व अपवर्ड होता है, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बच्चों। एलएम कर्व अपवर्ड होने का क्या मतलब है कि जैसे ही हमारी इनकम का लेवल बढ़ता है, हमारी जो मनी डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि ऊपर ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है ये डिटरमाइन हुआ, यानी कि इस केस में गुड्स मार्केट का भी इक्विलिब्रियम है और मनी मार्केट का भी इक्विलिब्रियम है, और ये जीडीपी का लेवल है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो जीडीपी का लेवल है ये प्राइस लेवल P0 पर है। ओके बच्चों, इसको एक पॉइंट दे देते हैं, इसको एक पॉइंट दे देते हैं, इसको ई पॉइंट दे देते हैं, इसको ए पॉइंट दे देते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा बच्चों कि एडी कर्व जो है, अगर मान लीजिए इसमें तो कहीं प्राइस आया नहीं है तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं रहा, प्राइस आया है यहां पे जो कि मनी सप्लाई में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस जो है वो फॉल हो जाए, प्राइस अगर गिर जाए, प्राइस गिर जाए, या चलिए प्राइस बुक में बढ़ाया हुआ मान लेते, तो हम प्राइस को बढ़ा हुआ मान लेते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ने से जो मनी सप्लाई है, रियल मनी सप्लाई, ये बार बार बोल चुके हैं बच्चों, एम अपॉन पी का मतलब है सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस या रियल मनी सप्लाई। रियल मनी सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मनी एम है 100, पहले प्राइस 10 था तो रियल मनी सप्लाई 10 थी। अब अगर प्राइस 100 की जगह 20 हो जाएगा तो रियल मनी सप्लाई 5 हो जाएगी। रियल मनी सप्लाई की वजह से, यानी कि पहले हमारा नंबर 1 प्राइस बढ़ा, नंबर 1 मान लीजिए प्राइस घटा, प्राइस बढ़ने की बात की है तो प्राइस बढ़ा। प्राइस बढ़ने से जो मनी सप्लाई है, रियल मनी सप्लाई एम अपॉन पी, वो घट जाएगी, जिसकी वजह से एलएम कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, इस तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। मैं आपका कलर चेंज कर लेता हूं, इस तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। और इसका क्या मतलब है बच्चों? लेफ्टवर्ड का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और प्राइस लेवल जो है वो गिर जाएगा। प्राइस लेवल बढ़ने से, P1 होने से, इसका मतलब प्राइस बढ़ने से नंबर 1 आपका जो LM है वो लेफ्टवर्ड चला गया ऊपर की तरफ, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जीडीपी का लेवल घट गया। इसका मतलब घटा हुआ जीडीपी का लेवल आपको मिलेगा ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर, ऊंची प्राइस लेवल पर। यानी कि इसको जोड़ दें
तो इससे जो कर्व बनता है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कर्व कहेंगे। जैसा कि बच्चों इसमें भी आपको दिखाया हुआ है, मैं आपको एक बार डायग्राम जो है, जो बुक में डायग्राम है वो समझा देता हूं। यहां पे हमें M0 P0 दिखाया हुआ है। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जो LM कर्व है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ने से जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो इनकम का लेवल है वो घट रहा है। इसका मतलब इनकम का लेवल घटता चला जाएगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस और इनकम के इस लेवल को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसको इन्होंने बोला है YD, हम आप बोल देते हैं AD, और ये किसका फंक्शन है, ये है हमारा, ये किससे मिलके बना है, LM कर्व से मिलके बना है। तो यही बात बच्चों आपको यहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि लेट G and T आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि हमने क्या माना है कि G फिक्स है एंड T फिक्स है, गवर्नमेंट ने सबको फिक्स रखा हुआ है, एंड I इज डिटरमाइंड बाय द रियल टर्म, और I को भी हमने कांस्टेंट मान लिया है, यानी कि I जो है उसको भी कांस्टेंट माना है। इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन I, इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करता है, एंड चेंज इन प्राइस डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट, यानी कि बातें हमने क्या की हैं बच्चों कि जो R है वो I को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइस से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो फिर प्राइस से कौन इन्फ्लुएंस होगा, प्राइस से इन्फ्लुएंस होगा LM, यानी कि मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस होगी। आप कह सकते हो एक तरीके से कि जो हमारा क्वांटिटी, जो हमारा रियल बैलेंस की मनी है वो इन्फ्लुएंस होगी। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि इस केस में इक्विलिब्रियम होगा जब मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर होगी, और मनी डिमांड जो है उन्होंने L से शो कर दिया, L इक्वल टू YR, यानी कि ये Y से पॉजिटिव रिलेटेड है और I से नेगेटिव रिलेटेड है, और मनी सप्लाई जो है वो हमारा होता है M/P। तो बच्चों बाकी की सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं डायग्राम के थ्रू। बेसिक बातें आपको क्या समझनी है मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ अगर आप चाहेंगे तो। देखिए समझना क्या है, समझना ये है बच्चों कि IS और LM जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो उस केस में राइट ऑफ इंटरेस्ट और GDP का डिटरमाइन हो जाता है। मान लीजिए इस केस में प्राइस P0 है, GDP Y0 है, ये R0 है। अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर प्राइस बढ़ जाता है या घट जाता है, कुछ भी आप मान लो, प्राइस बढ़ जाता है और P0 से P1 हो जाता है, P0 से P1 होने से जो हमारा LM है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, GDP का लेवल बढ़ जाएगा, सॉरी GDP का लेवल घट जाएगा। इसका मतलब ऊंचे प्राइस लेवल पर आपको GDP का नीचा लेवल मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे तो आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो है शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट दो वजह से हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी से भी हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी से भी चेंज हो सकता है, और मॉनेटरी पॉलिसी से भी हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी से भी हो सकता है। तो इसके लिए चले पहले मैं आपको एक एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ करके दिखा देता हूं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। मान लीजिए ये हमारा है IS, ये हमारा LM है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है जिसको कि हम R0 बोल रहे हैं, ये हमारा GDP का लेवल है जिसको कि हम Y0 बोल रहे हैं। इसका मतलब ये GDP का लेवल Y0 है जब हमारा प्राइस लेवल है P0, और दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व जिसको कि YD बोला है, मैं एग्रीगेट डिमांड बोल देता हूं। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारा जो LM है, LM जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए। अब राइटवर्ड कैसे शिफ्ट कर सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया था LM को शिफ्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है M/P। अगर मान लीजिए M बढ़ जाए, तो M बढ़ने से क्या होगा, जो ओवरऑल मनी सप्लाई है, रियल बैलेंस जिसे बोलते हैं, वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो LM कर्व है इट विल मूव राइटवर्ड। इस तरीके से राइटवर्ड मूव कर गया। आप देख पा रहे हो बच्चों कि क्यों बढ़ा ये राइटवर्ड, क्योंकि मनी सप्लाई को बढ़ाया गया है। पिछली वाली उसमें, इस वाले ग्राफ में जब हमने एग्रीगेट डिमांड को डेरिवेट किया था तो प्राइस को चेंज किया था, इसको चेंज किया था प्राइस को, जबकि मनी सप्लाई हमारी कांस्टेंट थी। और अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं और केवल मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका गिर जाएगा, और GDP का जो लेवल है वो आप देख पा रहे हो बेटा बढ़ जाएगा। यानी कि सेम प्राइस लेवल पे, क्योंकि GDP का लेवल बढ़ गया है, इसलिए जो आपका IS कर्व है, जो LM कर्व है, जो सॉरी AD कर्व है,
इट विल मूव राइटवर्ड। यानी कि एडी कर्व राइटवर्ड तब मूव करता है जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज सेंट्रल बैंक करती है या गवर्नमेंट करती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ा देती है तो आपका एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेम प्राइस लेवल पे अब आप लोग ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर देंगे, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अलावा बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी की जगह फिस्कल पॉलिसी भी चेंज करती है। अगर आप इस आईएस को भी राइटवर्ड शिफ्ट कर देते, हालांकि आपकी बुक में नहीं बनाया हुआ है इसलिए मैं भी नहीं बना रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट वही है कि अगर आपका आईएस कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए, मान लीजिए ये आईएस कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए, मैं चलिए ऐसे बना के दिखा देता हूं। ऐसे अगर मान लीजिए आपका आईएस कर्व यहां की जगह इस जगह पे आ जाता, सपोज कीजिए ये बढ़ जाता, मान लीजिए मैं चलिए एक ही लाइन में बना देता हूं, ऐसे आ जाता, तो भी आपका ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता। लेकिन हम इसको एज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि आपकी बुक ने भी इसको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम भी इसको नहीं दिखा रहे, इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिखाया हुआ है। तो आपकी बुक में आगे क्या कह रहा है, द केंजियन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कॉम्बाइंड विद क्लासिकल थ्योरी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब किस तरीके का असर पड़ेगा क्लासिकल थ्योरी और उसमें जब एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है तब हम एक बार देखते हैं। देखिए इसके लिए इन बुक में 3 डायग्राम बना रखे अलग अलग, मैं आपको तीनों अलग अलग बना देता हूं और कंबाइन करके भी दिखा देता हूं बुक का डायग्राम आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये मान लीजिए एग्रीगेट सप्लाई है, ये क्लासिकल मॉडल है जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, ये YS0 इन्होंने लिखा हुआ है, ये वाला, अबे हाँ ये वाला। तो चलिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इसकी जगह YS0 बोल देते हैं। एक और डायग्राम है जिसको उन्होंने इस तरीके से दिखाया हुआ है, इस तरीके का, जिसको कि उन्होंने Y पॉजिटिव दिखाया हुआ है, YS1। और एक और डायग्राम ले लेते हैं जिसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, जिसको बोला गया है YS2। और हम एक काम करते हैं, तीनों डायग्राम एक साथ और बना लेते हैं जैसे इन्होंने बनाया है। YS1, YS01 एंड YS2। और चलिए हम एग्रीगेट डिमांड भी ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड ED0 है। आप चाहो तो इसको YD0 भी बोल सकते हो, YD0 भी बोल सकते हो। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी ये हमारा प्राइस लेवल है, ये प्राइस लेवल है और ये जीडीपी का लेवल है। नीचे जीडीपी का लेवल दिखाया हुआ है, ऊपर प्राइस लेवल दिखाया हुआ है। अब कह रहा है कि इन फिगर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमने आपको पिछली वाली वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको अब बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो IS कर्व है इट विल शिफ्ट राइटवर्ड, इट विल शिफ्ट राइटवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट करेगा ऐसे। चलिए वो रिमूव हो गया लग रहा है। IS कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड और ED कर्व जो है वो डाउन उस तरफ खिसक जाएगा। अब चलिए इसकी डायग्राम में बता देता हूं मैं आपको। यहां पे बच्चों में समझना है, चलिए यहां पे हमें समझना है कि अगर AD कर्व राइटवर्ड मूव करता है, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगा। तो पहले केस की बात करें तो पहला केस का मतलब है कि अगर ये इस तरीके का होता है बिल्कुल वर्टिकल, उस केस में आप देख रहे हो कि जीडीपी के लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, केवल प्राइस लेवल बढ़ जाए। यानी कि इस केस में जो प्राइस लेवल है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जीडीपी का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि इस केस में जो प्राइस लेवल है वो बढ़ के यहां तक आ सकता है, लेकिन जीडीपी का जो लेवल है वो Y0 पे बना रहेगा, जीडीपी का लेवल Y0 पे बना रहेगा। यानी कि केस 1 है। केस 1 में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर क्लासिकल मॉडल है, अगर हम ये मान लें कि एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल है, उस केस में प्राइस नहीं बढ़ेगा, सॉरी प्राइस बढ़ेगा, जीडीपी के लेवल को में कोई इंक्रीमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा।
दूसरा कंसेप्ट में जब हमने इसको पॉजिटिव माना है तो आप यहां पे देख सकते हो इस केस में प्राइस लेवल भी राइज करेगा, साथ ही साथ जीडीपी का लेवल भी आपको राइज देखने को मिलेगा। यानी कि ये वाला पॉइंट आपको यहां से मिल जाएगा जिसके अंदर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो जीडीपी का लेवल है वो भी बढ़ेगा। और अगर आप प्राइस इसमें क्योंकि कंफ्यूज करेगा इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, ना इन्होंने बनाया है, लेकिन प्राइस लेवल भी जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब इस केस में जीडीपी का लेवल राइज नहीं करेगा, लेकिन इस वाले केस में जब पॉजिटिव होगा तो जीडीपी का लेवल राइज करेगा। अगर हम थर्ड केस मान के चले तो इस केस में प्राइस चेंज नहीं होगा, जो कि केन्जियन मॉडल है, एग्रीगेट सप्लाई है जिसमें फिक्स प्राइस मान के चल रहे हैं। तो इस केस में प्राइस फिक्स रहेगा जबकि एग्रीगेट जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ेगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो कि उन्होंने समझाया अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने पूरे कंटेंट के माध्यम से, जो कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया है। तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं कि देखिए अगर आप चाहें तो हमारी ऐप के माध्यम से बची हुई वीडियो भी आप देख सकते हो। हालांकि आगे फर्दर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू अगली वीडियो से करेंगे, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और जो वीडियो डालें वो आपको मिलती रहे। हालांकि सारी की सारी वीडियो तो हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे अवेलेबल होगी। इसके अलावा ये जो कंटेंट हम आपको बना रहे हैं, जल्दी ही हम इसका मैक्रो का पूरा कवर करा के एक PDF फॉर्म में आपको अपलोड कर देंगे हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर ही, ताकि आप इस पूरे के पूरे मैक्रो को, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से कवर कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।